करीब 1500 साल पहले की बात है। 5वीं शताब्दी में ना भारत के एक बहुत ही महान खगोलवेद और गणितज्ञ हुए थे, आर्यभट्ट। हाँ बिल्कुल, आर्यभट्टीय किताब वाले। हाँ वही। हम्म। तो उनकी उस पांडुलिपि में ना एक ऐसा विचार दर्ज है जिसने मतलब उस समय के हिसाब से सोचे तो इंसान का दिमाग ही घुमा कर रख दिया होगा। सही बात है। उस दौर में तो लोग यही मानते थे कि दुनिया एकदम चपटी है। हाँ, या फिर लोग सोचते थे कि धरती किसी विशाल कछुए या हाथी के पीठ पर टिकी हुई है। लेकिन आर्यभट्ट ने एकदम डंके की चोट पर कहा कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के टिकी है। और मजे की बात यह है कि वो जल, पृथ्वी, अग्नि इन सब से बनी है। और सबसे बड़ी बात, वो एक गोलाकार में है। मतलब सोचिए, अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के तैरते हुए एक विशाल गोल पिंड की कल्पना करना, वो भी तब जब दूरबीन का नामो निशान नहीं था। ये सच में हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन इस क्रांतिकारी विचार ने ना एक बहुत ही व्यवहारिक सी उलझन भी पैदा कर दी। वो कैसे? देखिए, और आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम सच में एक विशाल और लगातार घूमते हुए गोले पर बैठे हैं, तो इस गोल पृथ्वी पर कोई भी जगह आखिर खोजी कैसे जाए? ये तो है। मतलब कैसे तय करें कि कौन सी चीज कहाँ है? तो आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे इंसान ने एक विशाल 3D गोले को, मतलब पृथ्वी को, कागज के एक चपटे टुकड़े पर समेट दिया। और सिर्फ समेटा ही नहीं, बल्कि उस पर काल्पनिक रेखाओं का एक पूरा जाल बिछा दिया। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है, क्योंकि ये सिर्फ रास्तों का विज्ञान नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि हम इस अनंत अंतरिक्ष में अपनी और अपने समय की स्थिति को कैसे तय करते हैं। सही कहा। पृथ्वी को समझने की इस कोशिश में जो सबसे पहली चुनौती थी ना, वो ये थी कि एक गोल आकार को, मतलब 3D चीज को, एक चपटी सतह यानी कागज पर कैसे उतारा जाए। यहीं पर मुझे हमेशा एक बात बहुत खटकती है। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर हम एक संतरा लें और उसका छिलका उतारकर उसे मेज पर एकदम सीधा और चपटा बिछाने की कोशिश करें, तो वो छिलका तो फट जाएगा ना, या फिर कहीं कहीं से बहुत खिंच जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम दुनिया के जितने भी नक्शे या मानचित्र देखते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं होते? मतलब उनमें कहीं ना कहीं कोई गणितीय झोल है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो हर चपटा मानचित्र एक तरह का भ्रम है। अच्छा। हाँ, जब आप किसी 3D गोले को 2D कागज पर लाएंगे तो विरूपण, या जिसे हम डिस्टॉर्शन कहते हैं, वो होना तो तय है। आकार बदल जाता होगा। बिल्कुल। यही वजह है कि जब आप कोई आम विश्व मानचित्र देखते हैं ना, तो ग्रीनलैंड जैसा द्वीप आकार में अफ्रीका महाद्वीप के बराबर का नजर आता है। अरे हाँ, मैप पर तो ग्रीनलैंड बहुत विशाल लगता है। जबकि असलियत में अफ्रीका ग्रीनलैंड से करीब 14 गुना बड़ा है। 14 गुना? बाप रे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या रह गया? अगर मानचित्र असलियत को इतना बिगाड़ ही देते हैं, तो हम उन पे भरोसा कैसे करें? मतलब मान लीजिए कोई इंसान किसी अनजान शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरा और उसे बैंक जाना है, वो रास्ता कैसे खोजेगा? यहीं पर ना मानचित्र विज्ञान के 3 मुख्य स्तंभ हमारे काम आते हैं। ये वो स्तंभ है जो इस डिस्टॉर्शन वाले भ्रम को एक बहुत ही काम के उपकरण में बदल देते हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं कौन से? ये है दूरी, दिशा और प्रतीक। सबसे पहले अगर हम दूरी या स्केल की बात करें, देखिए, हम जमीन की असल दूरी को कागज पर वैसे का वैसा तो नहीं बना सकते। हाँ, कागज उतना बड़ा थोड़ी होगा। बिल्कुल। तो हम उसे एक निश्चित अनुपात में छोटा कर देते हैं। मान लीजिए जमीन पर जो दूरी 500 किलोमीटर है, मानचित्र पर उसे 5 सेंटीमीटर से दिखा दिया जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर? एकदम सही। ये पैमाना या स्केल ही है जो कागज के एक छोटे से टुकड़े को एक सटीक गाइड बना देता है। समझ गया। लेकिन अगर किसी को दिशा ही ना पता हो, तो ये पैमाना भी क्या कर लेगा? मैंने अक्सर देखा है कि हर नक्शे के कोने में ना एक छोटा सा तीर बना होता है जिस पर ऊ लिखा होता है। हाँ, ऊ यानी उत्तर। दिशा हमारे मानचित्र का दूसरा और मैं कहूंगी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 प्रधान बिंदु हैं। आपको पता है, पुराने जमाने में नाविक ध्रुव तारे को देखकर उत्तर दिशा का पता लगाते थे। हाँ, क्योंकि वो हमेशा उत्तर में ही चमकता है। बिल्कुल। और बाद में फिर चुंबकीय कंपास आ गया, जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की तरफ इशारा करती है। एक बार अगर मानचित्र पर आपने उत्तर दिशा तय कर ली ना,
तो समझ लीजिए बाकी पूरी दुनिया अपने आप सही जगह पर आ जाती है। ये तो कमाल है। और तीसरा स्तंभ है प्रतीक या सिंबल्स। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से ना बहुत ही रचनात्मक लगता है। वो कैसे? देखिए, कागज पर जगह तो बहुत सीमित है ना। अब हम एक छोटे से कागज पर असली दिखने वाले बड़े बड़े अस्पताल या पूरी की पूरी रेलवे लाइन तो नहीं उकेर सकते। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया ने मिलकर कुछ मानक प्रतीक तय कर लिए हैं। हम्म। मतलब अस्पताल दिखाना है तो एक लाल रंग का प्लस का निशान बना दो, रेलवे लाइन के लिए काले रंग की एक छोटी सी पटरी का चित्र बना दो। एकदम सही। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रतीकों की वजह से ना आपकी भाषा कोई भी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मानचित्र पढ़ने का तरीका सबके लिए एक जैसा ही रहता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन देखिए, दूरी, दिशा और प्रतीकों के सहारे हम किसी एक शहर या किसी छोटे से देश का नक्शा तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। असली दिक्कत तब आती है जब हमें इस विशाल और गोल पृथ्वी पर किसी एक एकदम सटीक बिंदु को खोजना हो। मतलब बीच समुद्र में अगर कोई जहाज है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो आखिर है कहाँ? आसपास तो कोई अस्पताल या रेलवे लाइन भी नहीं है जिसका प्रतीक वो देख सके। बिल्कुल। इस समस्या को सुलझाने के लिए ना हमें एक निर्देशांक प्रणाली या जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। बाजार में दो दोस्तों को मिलना है। अच्छा। अगर एक दोस्त फोन पर सिर्फ इतना कहे कि भाई मैं बाजार में हूँ, तो दूसरा तो उसे दिन भर ढूंढते ही रह जाएगा ना। हाँ, बाजार तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर वो कहे कि भाई मैं बाजार के प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर खड़ा हूं, तो वो दूसरा दोस्त बिना भटके सीधे उसी जगह पहुंच जाएगा। एकदम बेहतरीन उदाहरण है ये। और अगर आप ध्यान दें तो ये शतरंज के बोर्ड जैसा ही है। हाँ, जिसमें वो काले और सफेद खाने या ग्रिड बने होते हैं। बिल्कुल। और इंसानों ने इस गोल पृथ्वी पर भी ना ठीक वैसा ही एक काल्पनिक जाल बिछा दिया है। इस जाल में दो तरह की मुख्य रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स? हाँ, अक्षांश यानी वो क्षैतिज या लेटी हुई रेखाएं, और देशांतर यानी लंबवत या खड़ी रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले इन लेटी हुई रेखाओं यानी अक्षांशों की बात कर लेते हैं। जहां तक मुझे याद है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर वो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं जो 90 डिग्री पर स्थित हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये रेखाएं सिर्फ जगह बताने का ही काम करती हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अक्षांश का सीधा और बहुत गहरा संबंध हमारी जलवायु से है। अरे, जलवायु से? हाँ। वो कैसे? इसके पीछे विशुद्ध भौतिकी काम करती है। देखिए, चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए सूर्य की किरणें हर जगह एक बराबर नहीं पड़ती। किसी जगह सीधी तो किसी जगह तिरछी। बिल्कुल। भूमध्य रेखा के आसपास का जो इलाका है ना, वहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जैसे आप किसी दीवार पर एकदम पास से टॉर्च मार रहे हो। तो वहाँ रोशनी एकदम तेज होगी। हाँ, और इसी वजह से वहाँ भयंकर गर्मी होती है। समझ गया। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर मतलब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पृथ्वी के घुमाव के कारण वो सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। रोशनी फैल जाती है, उसकी वो चुभन कम हो जाती है और इसीलिए ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान गिरने लगता है, मतलब ठंड बढ़ने लगती है। बिल्कुल। इसीलिए तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। अक्षांश हमें सीधे तौर पे ये बता देता है कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, और हम बस अक्षांश देखकर वहां के मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही गजब का सिस्टम है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? मान लीजिए मुझे भूमध्य रेखा पर ही किसी एक खास शहर को खोजना है। अब वो भूमध्य रेखा तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है ना, वो तो करीब 40,000 किलोमीटर लंबी है। हाँ, वो तो है। तो सिर्फ एक अक्षांश के सहारे तो मैं उस शहर को नहीं खोज पाऊंगा। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो उस लेटी हुई रेखा को कहीं पे काटे। और बस यहीं से देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स की भूमिका शुरू हो जाती है। वो खड़ी वाली रेखाएं? हाँ, ये वो अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर खत्म हो जाती हैं। आपने कभी सेब को ऊपर से नीचे की तरफ काटा है? हाँ, तो वो जो लंबी लंबी फांकें बनती हैं। बिल्कुल। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर एकदम ऐसी ही दिखती हैं, और जब ये लेटे हुए अक्षांश और खड़े हुए देशांतर एक दूसरे को काटते हैं ना, तो वो जो कटान बिंदु बनता है वो पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पता बन जाता है।
मतलब 5.7 पांचवी लाइन सातवीं दुकान। एकदम वही बात। ये तो बात हो गई जगह खोजने की। हम्म। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही हैरान करने वाली है। वो क्या? अक्षांश से तो हमें जलवायु का पता चल गया, पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं ना, देशांतर, इनका एक और ऐसा काम है जो सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के जीवन को, मतलब हमारी पूरी दिनचर्या को कंट्रोल करता है। अच्छा, आप समय की बात कर रहे हैं? देशांतर सिर्फ जगह ही नहीं बताते, बल्कि ये समय को भी नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सीधा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। देखिए, समय का सीधा संबंध इस बात से है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर। हाँ, और पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री। अब थोड़ा गणित लगाते हैं। अगर हम 360 डिग्री को 24 घंटों में बांट दें तो इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी हर एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। रुकिए, अगर पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। एकदम सही कैलकुलेशन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान एक देशांतर रेखा से 15 डिग्री पूर्व की ओर चला जाए तो उसकी घड़ी का समय 1 घंटा आगे हो जाएगा? मीटिंग पॉइंट कहाँ हो? बिल्कुल, जहां से पूरी दुनिया का समय मापा जा सके। आज तो हम सभी जानते हैं कि लंदन के पास जो ग्रीनविच नाम की जगह है, वहां से गुजरने वाली रेखा को मुख्य याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन माना जाता है। और यहीं पर ना इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना खुलता है। वो कौन सा? आपको पता है, ग्रीनविच को ये दर्जा मिलने से कई सौ साल पहले हमारे भारत के पास अपनी खुद की एक मुख्य याम्योत्तर रेखा थी। अरे वाह! हाँ, और वो 0 डिग्री वाली रेखा भारत के उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी। अच्छा, प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में उज्जैन का वही स्थान था जो आज पूरी दुनिया के लिए ग्रीनविच का है। मुझे याद आ रहा है, इसे मध्य रेखा कहा जाता था ना? बिल्कुल सही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उज्जैनी क्यों? मतलब किसी और शहर जैसे पाटलिपुत्र या काशी को ये केंद्र क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे ना बहुत ही गहरी भौगोलिक और खगोलीय समझ थी। देखिए, उज्जैन भौगोलिक रूप से बिल्कुल उसी जगह पर है जहां से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और हमारी वो प्राचीन 0 देशांतर रेखा उसे एकदम वहीं पर काटती थी। लगभग 1500 साल पहले वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे जो महान खगोलविद हुए ना, उन्होंने उज्जैन को अपनी वेधशालाओं का केंद्र इसीलिए बनाया था। क्योंकि वहां से कैलकुलेशन आसान थी। आसान भी और गणितीय रूप से सबसे ज्यादा सटीक भी। वहां से ग्रहों की चाल और समय की गणना करना एकदम परफेक्ट बैठता था। ये सच में हमारे इतिहास का एक ऐसा अनमोल हिस्सा है जिस पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए, समय की इस गणना में ना एक बहुत बड़ी व्यावहारिक उलझन भी है। हाँ। अगर हर एक डिग्री पर 4 मिनट बदल रहे हैं तो हर देशांतर का अपना एक अलग समय होगा, जिसे हम स्थानीय समय या लोकल टाइम कहते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे भारत के सुदूर पूर्व में असम है और सुदूर पश्चिम में है गुजरात। अब असम के तिनसुकिया और गुजरात के पोरबंदर के बीच देशांतरों का लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और जैसा कि हमने अभी गणित लगाया था, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री का सीधा सा मतलब हो गया पूरे 2 घंटे का अंतर। सोचिए, असम में बैठा कोई आदमी जब शाम को सूर्यास्त देखकर आराम से अपनी चाय पी रहा होगा, तब गुजरात में एकदम तेज धूप खिली होगी और दोपहर के काम चल रहे होंगे। बिल्कुल, वहां तो दिन ही लंबा होता है उस हिसाब से। तो अगर हर शहर अपने अपने देशांतर के हिसाब से अपनी घड़ी सेट करने लगे तो ट्रेनों के टाइम टेबल कैसे बनेंगे? वो तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। वही तो, अगर कोई ट्रेन असम से चले और हर स्टेशन पर समय बदलता जाए तो प्रशासन के लिए तो ये एक बहुत बड़ा दुष्स्वप्न बन जाएगा ना। इसी भारी अव्यवस्था को रोकने के लिए ही ना मानक समय या जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, उसकी अवधारणा लाई गई। मतलब पूरे देश के लिए एक ही समय। हाँ, एक देश के भीतर मौजूद अलग अलग जो स्थानीय समय होते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है और देश के लगभग बीच से गुजरने वाले किसी एक देशांतर के समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है। जैसे हमारा भारतीय मानक समय यानी IST। बिल्कुल। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपनी मानक रेखा माना है, जो उत्तर प्रदेश के आसपास देश के लगभग बीच से गुजरती है। और क्योंकि ये जगह ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। समय को मापने का ये जो तरीका निकाला गया ना,
ये सच में इंसान की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक जीत थी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समय और देशांतरों का ये जो पूरा खेल है, ये एक और भी रोमांचक मोड़ लेता है। अभी हमने बात की कि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय जोड़ते हैं और पश्चिम जाते हैं तो समय घटाते हैं। हाँ, तो अगर कोई इंसान ऐसे ही यात्रा करते हुए पूर्व की ओर बढ़ता ही चला जाए तो समय जुड़ता जाएगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन पृथ्वी तो गोल है। अगर वो इंसान ऐसे ही चलते चलते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा ले और ठीक 180 डिग्री देशांतर पर पहुंच जाए, मतलब ग्रीनविच के एकदम पीछे, प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच, तो वहां पहुंचकर समय का क्या होगा? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पहुंचकर समय नहीं बदलता, वहां पूरी की पूरी तारीख ही बदल जाती है। क्या बात कर रही है, पूरी तारीख? हाँ, 180 डिग्री की इस काल्पनिक रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन कहा जाता है। तो क्या ये सच में किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा है? मतलब अगर कोई पानी के जहाज से यात्रा करते हुए इस रेखा को पार करे तो क्या वो सच में भविष्य या अतीत में चला जाएगा? पर हैरानी होगी कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा हो चुका है। अरे सच में? हाँ, जब फर्डिनेंड मैगलन के नाविकों ने ना पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था और 1522 में वापस स्पेन पहुंचे थे, तो उनकी जहाज की लॉगबुक में दर्ज तारीख और जमीन पर मौजूद लोगों की तारीख में पूरे एक दिन का अंतर था। बाप रे, लोग तो डर गए होंगे उस वक्त। बिल्कुल, इसने उस समय के लोगों को पूरी तरह हैरान कर दिया था। नियम यह है कि अगर आज कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए इस रेखा को पार करता है तो उसे अपने कैलेंडर में एक दिन जोड़ना पड़ता है। मतलब अगर रविवार है तो सीधे सोमवार में प्रवेश। एकदम सही। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन घटाना पड़ता है। ये तो सच में कमाल की चीज है। लेकिन मैंने कई बार वर्ल्ड मैप पर इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखा है और एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आती है। क्या? बाकी सारी देशांतर रेखाएं जो हैं वो एकदम सीधी खींची गई हैं, लेकिन ये जो 180 डिग्री वाली रेखा है ना, ये एकदम सीधी नहीं है। ये बीच बीच में बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी या कहें तो जिगजैग आकार में मुड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये कोई प्राकृतिक झुकाव नहीं है। ये इंसानी सुविधा के लिए बहुत ही सोच समझकर किया गया एक बदलाव है। सुविधा के लिए? कैसी सुविधा? असल में प्रशांत महासागर में कई छोटे छोटे द्वीपों वाले देश हैं, जैसे किरिबाती। अगर इस रेखा को एकदम सीधा स्केल से खींची गई लाइन की तरह बना दिया जाता तो वो किसी एक ही द्वीप या देश के ठीक बीच से होकर गुजर जाती। ओह, मतलब एक ही देश में एक ही दिन में दो अलग अलग तारीखें हो जाती। बस जरा कल्पना कीजिए कि इससे कितनी भयंकर प्रशासनिक अराजकता फैलती। एक ही देश के पश्चिमी हिस्से में लोग सोमवार को दफ्तर जा रहे होते और उसी देश के पूर्वी हिस्से में लोग रविवार की छुट्टी मना रहे होते। अरे बाप रे, स्कूलों में, व्यापार में और रोजमर्रा के कामों में तो भयंकर उलझन पैदा हो जाती। बिल्कुल, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाकर इस रेखा को उन द्वीपों और देशों के पास से थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, ताकि एक संप्रभु देश के अंदर एक ही तारीख और एक ही दिन रहे। ये बहुत ही समझदारी भरा कदम था। तो चलिए, आज हमने इस गहरी चर्चा में जो कुछ भी समझा है उसे एक बार समेट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी आर्यभट्ट के उस साहसिक विचार से कि हमारी दुनिया एक विशाल अंतरिक्ष में तैरता हुआ गोला है। फिर हमने देखा कि कैसे उस 3D गोले को कागज पर उतारने के लिए दूरी, दिशा और प्रतीकों ने हमारी मदद की, भले ही उन मानचित्रों में ग्रीनलैंड को अफ्रीका के बराबर दिखाने जैसी खामियां ही क्यों ना हो। सही बात है। फिर इसके बाद हमने पृथ्वी पर खींचे गए उस विशाल शतरंज के बोर्ड को समझा, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के उस ग्रिड को, जहां अक्षांश रेखाएं हमारी जलवायु तय करती हैं और देशांतर रेखाएं हमारे समय को नियंत्रित करती हैं। हाँ? और हमने भारत के उज्जैन शहर के उस प्राचीन खगोलीय महत्व को भी जाना, जो किसी जमाने में समय की गणना का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को समझा, जो इंसानों को एक तरह से समय यात्री तो बना देता है, लेकिन हमारे कैलेंडर्स को उलझने से भी बचाता है। सच में इंसान ने ब्रह्मांड की इस विशालता को समझने और उसमें अपना रास्ता खोजने के लिए ये जो अदृश्य रेखाएं खींची है ना, ये हमारी बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये ग्रिड सिस्टम कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ ढांचा है, ताकि हम इस ग्रह पर एक साथ मिलकर काम कर सकें। और इसी के साथ हमारी ये विस्तृत और गहन चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। लेकिन जाने से पहले ना, जरा इस एक विचार पर गहराई से गौर कीजिएगा। आज हमने जिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की
और जिस ध्रुव तारे के सहारे उत्तर दिशा खोजी, वो सब ना पृथ्वी के अंतरिक्ष में वर्तमान झुकाव पर आधारित है। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ना एक लट्टू की तरह बहुत ही धीमी गति से डगमगाती है। इसे हम अक्षीय पुरस्सरण या एक्सियल प्रिसिशन कहते हैं। सही कहा। और इस डगमगाहट के कारण आज से कुछ हजार साल बाद हमारा ध्रुव तारा कोई और होगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग कोण से पड़ेंगी। तो क्या भविष्य में इंसानों को इस गोल पृथ्वी को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये पूरा का पूरा जाल दोबारा से खींचना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। क्या हमारे मानक समय और जलवायु के सभी नक्शे पूरी तरह से बदल जाएंगे? इस घूमते हुए डगमगाते हुए गोले के भविष्य के बारे में सोचिएगा। और अगली बार जब आप सूर्योदय देखें ना, तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं भी नहीं। तो सुनते रहिए और ऐसे ही सोचते रहिए।